हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक स्टडी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हम आपके लिए लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट, जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी को ले लें, यूपीएसआई को ले लें, लेखपाल को ले लें, और यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट का एग्ज़ाम होगा दोस्तों अभी, उसको आप ले सकते हैं। तो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो जैसा कि आप सबको पता है, हमने इसका जो प्रैक्टिस सेट 1 का जो सामान्य ज्ञान वाला भाग है, वो हमारे चैनल पर हमने अपलोड कर दिया है। तो आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट 2 का सामान्य जानकारी। तो चलिए बिना समय को बर्बाद करते हुए आज का हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो और अगर आपको हिंदी का और रीजनिंग का पार्ट भी चाहिए तो आप हमें कमेंट के द्वारा अवश्य बताएं, हम आपके लिए वो दोनों पार्ट भी लेकर के आएंगे। तो चलिए आज का हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर पानीपत के युद्ध की बात की गई है। तो पहले हम समझते हैं पानीपत का युद्ध। तो जो पानीपत का युद्ध था दोस्तों, वह 1526 ईस्वी को लड़ा गया था। प्रथम युद्ध की बात हो रही है यहाँ पे, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 ईस्वी में। और किनके मध्य दोस्तों ये युद्ध लड़ा जाता है? तो ये युद्ध दोस्तों लड़ा जाता है दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य यह युद्ध दोस्तों लड़ा जाता है। और इस युद्ध में क्या होती है, बाबर की विजय होती है। और उसके विजय का जो दोस्तों मुख्य कारण था वह था तुलगमा प्रथा। और इसी युद्ध में दोस्तों माना जाता है कि मात्र 12,000 सैनिकों के साथ बाबर ने विजय हासिल की थी। और इस युद्ध में पहली बार दोस्तों बाबर ने अपने तोपखाने का प्रयोग किया था। क्या किया था? अपने तोपखाने का प्रयोग किया था पहली बार। कब? तो 1526 ईस्वी में, पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो दोस्तों, खालसा भूमि दोस्तों अत्यधिक पैमाने पर विकसित हुई किसके काल में? तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में अत्यधिक यह विकसित हुई। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। तो निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? अब देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को हम बिल्कुल डिटेल में आपको समझाएंगे, आप बिल्कुल ध्यान से समझिए। तो होम रूल लीग की बात दोस्तों यहाँ पर आई हुई है। तो 1915 से लेकर के 1916, एक साल में दोस्तों 2 होम रूल लीग की स्थापना होती है। क्या होती है? 2 होम रूल लीग की स्थापना होती है। पहला होम रूल लीग था दोस्तों पुणे होम रूल लीग, दूसरा दोस्तों था मद्रास होम रूल लीग। दूसरा क्या था दोस्तों? मद्रास होम रूल लीग। और इसमें अगर हम बात करें पुणे होम रूल लीग की, तो इसकी स्थापना दोस्तों की थी बाल गंगाधर तिलक जी ने। और अगर हम मद्रास होम रूल लीग की बात करें दोस्तों, तो इसकी स्थापना की थी एनी बेसेंट ने। किसने दोस्तों? एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की थी। और तो इस प्रकार से हमारे यह 2 ऑप्शन तो कट गए दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक पुणे होम रूल लीग, एनी बेसेंट मद्रास होम रूल लीग। और एक नाम और है यहाँ पे, एम सुब्रमण्यम अय्यर जी का। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो एम सुब्रमण्यम अय्यर थे, ये भी इन्हीं के साथ, एनी बेसेंट के साथ क्या थे, मद्रास होम रूल लीग से संबंधित थे। तो इस प्रकार से इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा वह होगा टी.ए. एलकॉट। और टी.ए. एलकॉट के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, तो इनके बारे में भी मैं आपको थोड़ा बहुत जानकारी दे देता हूँ कि यह क्यों प्रसिद्ध है। तो इन्होंने क्या किया था दोस्तों, 1875 में दियो दोस्तों थियोसोफिकल सोसाइटी की इन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी। तो हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित वर्गों में से कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? महिलाएं, कृषक, मुसलमान और बुद्धिजीवी। तो पहले यहाँ पर हम दोस्तों बात करते हैं कि यह जो आंदोलन की बात की गई है 1905 में, तो क्या होता है दोस्तों, 1905 में स्वदेशी आंदोलन, 1905 में क्या स्वदेशी आंदोलन आता है। किस लिए आता है? क्योंकि सरकार ने 1905 में क्या किया था, बंगाल का विभाजन किया था। तो उसी बंगाल विभाजन के विरोध में दोस्तों यह स्वदेशी आंदोलन आता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो है
इसमें कृषक व मुसलमान क्या थे, अप्रभावित रहे थे, बल्कि महिलाएं और बुद्धिजीवी तो इसमें बहुत अधिक तक अपना सहयोग किए थे, परंतु इसमें जो कृषक और मुसलमान थे वह अप्रभावित रहे थे। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताएं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दोस्तों प्रथम महिला अध्यक्ष थी हमारी एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट की बात करें दोस्तों तो 1917 में कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, 1917 में कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने। और यहाँ पर दोस्तों सरोजिनी नायडू का भी नाम आया है, तो इनके बारे में भी मैं भी आपको बता दूं कि इनका क्या संबंध रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। तो इन्होंने क्या किया था, जो 1925 में दोस्तों जो कानपुर अधिवेशन होता है कांग्रेस का, जो कानपुर अधिवेशन होता है कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। और अरोड़ा आसफ अली की अगर हम बात करें तो 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन आया था, भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन में दोस्तों जो भूमिगत ढांचा तैयार किया गया था उसमें इनका नेतृत्व, उसका जो नेतृत्व किया गया था, भूमि जो ढांचा तैयार किया गया था, संगठनात्मक ढांचा जिसे कहा जाता था, उसका नेतृत्व किन्होंने किया था, तो अरोड़ा आसफ अली ने किया था। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था। तो यह दोस्तों क्या था, एक खैराती अस्पताल था और यह दिल्ली के निकट स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, दिल्ली के निकट स्थित था। इसका वो जो निर्माण था उसने कराया था फिरोज शाह तुगलक ने, जिसका नाम था दार उल सफ़ा। और फिरोज शाह तुगलक की दोस्तों यहाँ पर बात आई है तो इसके बारे में मैं आपको कुछ और तथ्य बताता हूँ। तो जो फिरोज शाह तुगलक था दोस्तों, उन्होंने एक और विभाग की स्थापना की थी, जिसका नाम था दीवाने खैरात। तो दीवाने खैरात नामक विभाग की भी दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने स्थापना किया था। इस विभाग में क्या होता था, जो मुस्लिम लड़कियां थी और जो विधवाएं थी उनको आर्थिक रूप से सहायता दी जाती थी। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। तो यह अनुच्छेद दोस्तों किसके अंतर्गत है, 355 के अंतर्गत। और यहाँ पर 356, 352, 360 अनुच्छेद की भी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत जानकारी दे देता हूँ। तो अगर हम बात करें 356 अनुच्छेद की दोस्तों, तो इसमें क्या है, राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध 356 से संबंधित है अनुच्छेद है। 352 की बात करें दोस्तों तो ये आपातकाल से संबंधित है, यह आपातकाल से संबंधित है 352। और 360 की अगर हम बात करें दोस्तों तो यह वित्तीय आपात से संबंधित है, तो आपको अगर सारे अनुच्छेद के बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद का मामला भेजा जाता है। तो कहाँ भेजा जाता है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय को भेजा जाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 71I के अंतर्गत भेजा जाता है। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। तो यह दोस्तों स्थापना हुई कब, 1924 ईस्वी में। यह वही समय था दोस्तों जब भारत के क्रांतिकारी संगठित होना शुरू हुए थे। और इनके नेताओं की अगर हम बात करें तो इनके जो नेता थे दोस्तों वह थे हमारे राम प्रसाद बिस्मिल, और थे हमारे दोस्तों योगेश चटर्जी और संचित्रनाथ सान्याल जी थे, इन लोगों के नेता थे। और यह लोग 1924 में संगठित होना शुरू हुए थे पहली बार। और इसमें क्या होता है दोस्तों, अक्टूबर 1924 में
अक्टूबर 1924 में दोस्तों इन क्रांतिकारियों का कानपुर में एक सम्मेलन होता है। कहाँ? कानपुर में सम्मेलन होता है। कानपुर में सम्मेलन होता है जहाँ वहीं पे दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की गठन होती है। तो इसका जो उद्देश्य था दोस्तों वह था कि सशक्त क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना और एक संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना। तो अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है। भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है। तो भारत में दोस्तों अधिकांशतः बेरोजगारी है संरचनात्मक स्ट्रक्चरल। तो यहाँ पर बेरोजगारी की बात आई है दोस्तों, तो मैं थोड़ा आपको बेरोजगारी अच्छे से बता देता हूँ। तो जो बेरोजगारी है दोस्तों वह दो प्रकार की होती है। एक होती है ऐच्छिक बेरोजगारी, तो एक होती है हमारी ऐच्छिक और एक होती है अनैच्छिक। तो ऐच्छिक बेरोजगारी और अनैच्छिक बेरोजगारी दोस्तों दो प्रकार की बेरोजगारियाँ होती हैं, जिसमें से जो हमारा संरचनात्मक स्ट्रक्चरल बेरोजगारी है यह दोस्तों अनैच्छिक बेरोजगारी का ही एक भाग है। और अनैच्छिक बेरोजगारी जो है दोस्तों उसको कई भागों में बांटा गया है, जैसे कि संरचनात्मक बेरोजगारी तो आपने देखा ही, और अन्य बेरोजगारी में दोस्तों बांटा गया जैसे कि अल्प बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी और घर्षणात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और शहरी बेरोजगारी तथा ग्रामीण बेरोजगारी। तो इस प्रकार से अनैच्छिक बेरोजगारी को दोस्तों कई भागों में बांटा गया है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा था? तो हरित क्रांति में प्रयुक्त दोस्तों मुख्य पादप फसल था मैक्सिकन गेहूँ। और 1960 के दशक में दोस्तों जब हरित क्रांति आई थी, 1960 के दशक में जब हरित क्रांति आई थी तो इसी के तहत मैक्सिकन गेहूँ दोस्तों मैक्सिकन गेहूँ क्या था, परिचय हुआ था अन्य उच्च पैदावार करने वाली किस्मों से। और एक अन्य फसल थी दोस्तों जिसका नाम था ड्वार्फ चावल, इसके साथ ड्वार्फ चावल भी था दोस्तों। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो परमाणु ईंधन की श्रेणी में दोस्तों कौन नहीं आता है? कैडमियम नहीं आता है। तो अब यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं हमारा अगला प्रश्न है, पत्तियाँ क्यों हरे दिखाई देते हैं? पत्तियाँ क्यों हरे दिखते हैं? तो इसका जो हमारा आंसर है दोस्तों वह हमारा आंसर होगा यहाँ पे, क्योंकि हरे वर्ण का प्रतिबिंब एवं बचे वर्णों के अवशोषण के कारण पत्तियाँ हरे दिखाई देती हैं। तो ये तो वो टेक्निकल भाषा में दोस्तों लिखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि क्या होता है। जो प्रकाश होता है दोस्तों, जो प्रकाश होता है उसमें अन्य रंगों का तो अवशोषण हो जाता है। क्या हो जाता है? अवशोषण हो जाता है अन्य रंगों का। परंतु जो हरा रंग होता है उसका क्या हो जाता है दोस्तों? परावर्तन। अन्य रंगों का अवशोषण हो जाता है और जो हरा रंग होता है उसका परावर्तन हो जाता है, जिसके कारण यही रंग अस्थायी रूप से दिखाई पड़ता है। तो मैं आशा करूँगा आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, रमन इफेक्ट के प्रयोग से यह विकसित किया गया है दोस्तों धूप का चश्मा। इसमें क्या होता है दोस्तों कि सूर्य की किरणों का अवशोषण कर लिया जाता है। सूर्य की किरणों का अवशोषण करके आँख को तेज प्रकाश से सुरक्षित रखा जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है खाने का नमक NaCl। तो जो तो सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, उसी का साधारण जो नाम है वह खाने का नमक है। यह दोस्तों अगर हम बात करें किससे बना होता है तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से यह बना होता है। तो अब हम बहुत ही आसान तरीके से अपने अगले प्रश्न की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। तो दोस्तों जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की क्लोराइड और सल्फेट। इसी के कारण दोस्तों जल में कठोरता पाई जाती है। तो अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है
कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित क्लोरोफिल द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। तो इसका जो हमारा आंसर है दोस्तों लाल रंग का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। तो अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है बैसिलस थूरिनजिएंसिस का उपयोग होता है। तो इसका उपयोग होता है दोस्तों जैविक कीटनाशक में। और बात करें दोस्तों इसकी, तो यह क्या है, यह एक बैक्टीरिया है। क्या है दोस्तों, यह एक बैक्टीरिया है और इसके जीन का जो नाम है दोस्तों, थोड़ा बहुत जानकारी इसके बारे में आप रखिए। इसके जीन का नाम है क्राइफर्स्ट। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है, इसीलिए बेरोजगारी समस्या से क्या बढ़ती है दोस्तों, गरीबी बढ़ती है। तो अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं दोस्तों, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। उदाहरण के रूप में अगर आप देखना चाहें तो जैसे कि मनुष्य। तो अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो जोधपुर में स्थित है। अब ये जो ऑप्शंस में दोस्तों जगह दी हुई है हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलोर, तो इन सब के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी आपको होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जो ऑप्शन में जो दिया गया है यहाँ पर क्या क्या है। तो पहले हम देखते हैं दोस्तों हैदराबाद। तो हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में है दोस्तों राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान। और अगर हम बेंगलोर की बात करें दोस्तों तो बेंगलोर में हमारा है खगोल संस्थान। अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ पर कपड़ा उद्योग संस्थान है दोस्तों। क्या है दोस्तों, कपड़ा उद्योग संस्थान है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है। तो चाय में दोस्तों मार्फिन नहीं पाया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है। तो मसालों का बागान दोस्तों कहा जाता है किसे, केरल को। तो अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो लिंग संलग्नता की खोज प्रथम बार किसने की थी। तो प्रथम बार दोस्तों की थी जिसने, उसका नाम था थॉमस हंट मॉर्गन। पूरा नाम उनका मैं बता दिया आपको, थॉमस हंट मॉर्गन या फिर मोर्गन। ये दोस्तों थोड़ा गलत दिखा हुआ है यहाँ पे, ये र जो उनका नाम है यहाँ पे र रहता है, ग के ऊपर र रहता है। तो लिंग संलग्नता की खोज दोस्तों इन्हीं मॉर्गन ने सबसे पहले की थी। और बात करें कब की थी, तो इन्होंने की थी दोस्तों 1910 में। और कहाँ की थी, तो ड्रोसोफिला में की थी। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है कि मिर्च में रंग का विकास होता है, किसके कारण होता है, तो कैप्सेंथिन के कारण दोस्तों रंग का विकास होता है। तो अब दोस्तों हम बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा अगला प्रश्न है पपीते में प्रचुरता होती है। तो पपीते में दोस्तों किसकी प्रचुरता होती है, विटामिन ए की प्रचुरता होती है। और साथ साथ दोस्तों पपीते में क्या दोस्तों B1, B2 व विटामिन सी भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, B1, B2 व विटामिन सी। तो अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा अगला प्रश्न है कि नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है, किसकी दोस्तों, ऑक्सीजन की। अगला प्रश्न है हमारा आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस है दोस्तों कौन सी, कीबोर्ड। तो अब हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात दोस्तों सर्वाधिक है। तो बात करें दोस्तों अगर हम 2011 की जनगणना की तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का जो दोस्तों शिशु लिंगानुपात है वह सबसे अधिक है। और बात करें कितना है,
तो इसका शिशु लिंगानुपात है दोस्तों 972। इस प्रकार से दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार क्वेश्चन ने पूछा, तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों अगर आप देखें तो हमारे ऑप्शन में कहीं भी अरुणाचल प्रदेश नहीं दिया हुआ है, तो अब हमें इसका आंसर क्या है दोस्तों, प्रश्न के हिसाब से लगाना पड़ेगा। तो अगर हम प्रश्न के हिसाब से अगर हम देखें दोस्तों, तो प्रश्न के हिसाब से इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की बात करें दोस्तों, छत्तीसगढ़ का शिशु लिंगानुपात कितना है, 969 है। तो ये दोस्तों प्रश्न के हिसाब से सही आंसर है, परंतु अगर आप सबसे अधिक बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार तो वह अरुणाचल प्रदेश का होगा। और अगर हम बात करें हरियाणा का दोस्तों तो 834 है। पंजाब की अगर हम बात करें तो 846 है। और हरियाणा का तो हो गया दोस्तों। और उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों तो 902 है। तो अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन दोस्तों किससे संबंधित है, पादप संरक्षण से। और चिपको आंदोलन की बात करें दोस्तों तो यह उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में, उत्तर प्रदेश के दोस्तों कहाँ, चमोली जिले में 1973 में, सन 1973 में हुआ। और किसके नेतृत्व में हुआ, तो यह दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा जी, तो सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में दोस्तों चिपको आंदोलन हुआ, पादप संरक्षण से यह संबंधित है। तो अब हम बढ़ रहे हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है। तो जैव विविधता की दृष्टि से दोस्तों अगर हम देखें तो संतृप्त क्षेत्र है हमारा पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट की अगर हम बात करें दोस्तों तो ताप्ती के मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी तक, कहाँ तक दोस्तों, कन्याकुमारी तक लगभग दोस्तों 1600 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में यह क्या है दोस्तों, विकसित है। और यहाँ पर जैव विविधता की बात हुई दोस्तों तो 22 मई को दोस्तों हम जैव विविधता दिवस भी मनाते हैं। तो हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है दोस्तों प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधी से दोस्तों कहाँ से, ब्रजभूमि से यह संबंधित है। तो अब हम बढ़ रहे हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है, कहाँ प्रकाशित होती है दोस्तों, गोरखपुर से प्रकाशित होती है, गीता प्रेस, पूरा नाम दोस्तों गीता प्रेस से यह प्रकाशित होती है गोरखपुर से। और यहाँ पर हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए दोस्तों, इसका आंसर हमारे ख्याल से होगा चावल, क्योंकि चावल उत्पादन की बात करें तो उत्तर प्रदेश दोस्तों तीसरे स्थान पे है, तीसरे स्थान पर है। जबकि पहले स्थान की बात करें तो पश्चिम बंगाल है, चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल है। और दूसरे नंबर की बात करें दोस्तों तो आंध्र प्रदेश है चावल उत्पादन में। तो अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो धौलपुर पावर परियोजना आधारित होगी दोस्तों किस पर, गैस पर। तो अब हम बढ़ रहे हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दोस्तों दिया था किसने, प्रशासनिक सुधार आयोग ने 1967 की अपनी रिपोर्ट में दिया था। और 1969 में दोस्तों पहली बार लोकपाल विधेयक संसद में प्रस्तावित हुआ। तो अब हम बढ़ रहे हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा अगला प्रश्न है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक दोस्तों कौन थे, गौतम थे। तो वहाँ पर हमारा अगला प्रश्न दोस्तों आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो दोस्तों वह कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है दोस्तों, तो वह है हमारी माही नदी। तो माही नदी की बात करें दोस्तों तो यह मध्य प्रदेश से उद्गमित होती है, मध्य प्रदेश से उद्गमित होती है। और खांडू के निकट, कहाँ दोस्तों, खांडू के निकट राजस्थान, खांडू के निकट यह दोस्तों राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में क्या करती है, प्रवेश करती है। और यह नदी दोस्तों नरवाली,
ये नदी दोस्तों नरवाली तक बहने के पश्चात दक्षिण पश्चिमी दिशा की ओर गुजरात से प्रवाहित होती हुई दोस्तों खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा हुआ माही नदी। तो अब हम बढ़ रहे हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय है। तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? तो ब्रुसेल्स में है। तो इसकी जो स्थापना की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 1957 में रोम की संधि 1957 में रोम की संधि के द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। रोम की संधि के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में दोस्तों यह 27 यूरोपीय राष्ट्रों 27 यूरोपीय सदस्य राष्ट्रों का यह संगठन दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक संघ है। क्या है दोस्तों? व्यापारिक संघ, विश्व का सबसे बड़ा 27 सदस्य राष्ट्रों के साथ। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में मिली है, जो 1942 में हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है दोस्तों। तो समुद्र तल पर दोस्तों पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकटतम जो स्थान है दोस्तों वह है उत्तरी ध्रुव। और बात करें उत्तरी ध्रुव की, तो दोस्तों यह क्या है? यह आर्कटिक महासागर के पास स्थित है। और यही दोस्तों वह ध्रुव है जो कि पृथ्वी के केंद्र का सबसे निकट स्थान है। और कहाँ स्थित है दोस्तों? आर्कटिक महासागर के पास स्थित है। तो अब हम बढ़ रहे हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, अगला प्रश्न है, क्विनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है। तो किससे प्राप्त होती है दोस्तों? सिनकोना से प्राप्त होती है। और बात करें सिनकोना की, तो सिनकोना दोस्तों एक आवृतबीजी पौधा है। कैसा पौधा है दोस्तों? सिनकोना एक आवृतबीजी पौधा है और जिसकी छाल से क्विनैन नामक औषधि प्राप्त की जाती है, जो कि मलेरिया के लिए उपयोग की जाती है। तो दोस्तों अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो किसने निभाई थी दोस्तों? केशव चंद्र सेन ने। और इसके तहत क्या किया था दोस्तों? इस कानून के तहत मैरिज एक्ट 1872 का मैरिज एक्ट जो था, तो इसमें क्या था कि 14 वर्ष से कम आयु तथा 18 वर्ष से कम आयु वाले लड़कों का विवाह दोस्तों क्या कर दिया गया था? वर्जित कर दिया गया था। और 14 वर्ष से कम लड़कियों के लिए। तो अब हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पर। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, तो विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। तो इसका जो दोस्तों हमारा आंसर है वो होगा हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय ने दोस्तों बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। तो अब हम बढ़ रहे हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो यह शक्ति दोस्तों निहित है संसद के पास। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 124I के अनुसार दोस्तों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार संसद के पास है। अनुच्छेद आप याद रखिएगा 124I भारतीय संविधान के अनुसार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अनुच्छेद हमसे कई बार पूछ लेता है। तो अब हम बढ़ रहे हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। तो अपनी पहली बैठक की तिथि से दोस्तों 5 वर्ष का कार्यकाल होगा प्रत्येक पंचायत का। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसे कर्नाटक राज्य का उप मुख्यमंत्री चुना गया है?
तो हाल ही में दोस्तों 23 मई 2018 को कर्नाटक राज्य में कांग्रेस के अध्यक्ष और दलित नेता डॉक्टर DP परमेश्वरम को दोस्तों कर्नाटक राज्य का उप मुख्यमंत्री चुना गया है। तो अब हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत के वस्तुगत आयात लगभग था। तो कितना था दोस्तों आयात लगभग? तो यह था दोस्तों $460 अरब। और अगर हम बात करें दोस्तों निर्यात की, तो निर्यात लगभग था हमारा $303 अरब और आयात था $460 अरब का। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, 21वें राष्ट्रमंडल खेल में कितने खेलों को शामिल किया गया था? तो 19 खेलों को दोस्तों शामिल किया गया था। अगर हम बात करें 21वां राष्ट्रमंडल खेल की, तो दोस्तों अप्रैल 2018 को यह ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है दोस्तों, क्वींसलैंड की गोल्ड कोस्ट सिटी में दोस्तों यह संपन्न हुआ था, जिसमें क्या था दोस्तों 71 देशों के 4,426 खिलाड़ियों ने 19 खेलों के लिए भाग लिया था। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा 19। तो अब हम बढ़ रहे हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा अगला और आखिरी प्रश्न निकल कर आता है कि अप्रैल 2018 में राष्ट्रों के राष्ट्र प्रमुखों का सम्मेलन आयोजित किया गया। तो कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? तो लंदन में आयोजित किया गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में अवश्य पूछें। तो चलते हैं दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में।